गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था स्टेम सेल का, कुछ टाइप्स पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोटेंसी, मतलब उनकी क्षमता के आधार पे कि वो कितने प्रकार के या किन सेल्स में डिवाइड हो सकते हैं। तो पोटेंसी के आधार पे हमने 4 टाइप के स्टेम सेल्स के बारे में स्टडी की थी, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट एंड यूनिपोटेंट। जिसमें टोटीपोटेंट जो है उसमें सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन की क्षमता होती है। वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, बॉडी में पाए जाने वाले हर सेल में वो डिवाइड हो सकता है। प्लूरीपोटेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि जो भी जर्मिनल लेयर से डिराइव्ड किए हुए सेल हैं उनमें वो डेवलप हो सकता है प्लूरीपोटेंट टाइप ऑफ स्टेम सेल। मल्टीपोटेंट होता है एक स्पेसिफिक टिश्यू के अंदर जितने सेल पाए जाते हैं वो उनमें डिवीज़न हो सकता है। और यूनिपोटेंट जो होता है वो सिंगल टाइप ऑफ सेल में ही डिवाइड कर सकता है, एक ही प्रकार का सेल बना सकता है। तो ये 4 टाइप के स्टेम सेल के बारे में हमने पढ़ा था पोटेंसी के आधार पे। आज हम फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे, डिफ्रेंशिएशन देखेंगे स्टेम सेल का। इस बार जो होगा सोर्स के आधार पे कि किन सोर्स से स्टेम सेल्स जो हैं वो मिल पाते हैं, उनके आधार पे हम जो है स्टेम सेल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो 3 टाइप के स्टेम सेल्स यहाँ दिखेंगे, एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल, एडल्ट स्टेम सेल और इंड्यूस्ड स्टेम सेल। सबसे पहला है एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल। एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स, उसके बाद आता है एडल्ट स्टेम सेल जिसको अपन मैच्योर स्टेम सेल भी बोलते हैं, ठीक है। एडल्ट स्टेम सेल्स, ये मैच्योर स्टेम सेल भी इनको बोला जाता है और नॉन एम्ब्रॉयनिक भी बोला जाता है। और थर्ड होता है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड स्टेम सेल्स जो होते हैं वो प्लूरीपोटेंट नेचर के होते हैं, तो इनको अपन इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल बोलते हैं। इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है। तो ये 3 टाइप के स्टेम सेल हो गए सोर्सेस के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, सोर्सेस के आधार पे ये 3 टाइप के स्टेम सेल हो गए। अब इसको 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं कि क्या है इंड्यूस्ड, क्या है एडल्ट, क्या है एम्ब्रॉयनिक। एम्ब्रॉयनिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल? वैसा स्टेम सेल जो कि ह्यूमन के एम्ब्रायो से आइसोलेट या डिराइव किया गया हो, ठीक है। वो स्टेम सेल जो कि एम्ब्रायो से डिराइव किया गया हो, डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रायो, ये होता है एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल। प्लूरीपोटेंट नेचर का होता है, ये जो है प्लूरीपोटेंट नेचर का होता है। दैट मीन्स कि जर्मिनल लेयर से डिराइव्ड जितने भी सेल होंगे उनमें से किसी भी टाइप के सेल में ये डेवलप हो सकता है। सो इट इज़ प्लूरीपोटेंट काइंड ऑफ सेल। उसके बाद अगर अपन बात करें एम्ब्रॉयनिक सेल की, तो यहाँ पे एम्ब्रॉयनिक सेल जो है आपको याद होगा ब्लास्टोसिस्ट। आई थिंक आपको ब्लास्टोसिस्ट के बारे में याद होगा। जब जाइगोट डेवलप होता है तो मॉर्यूला बनता है, देन ब्लास्टोसिस्ट बनता है। जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो क्या होता है, वो जाके इम्प्लांट होता है एंडोमेट्रियम के वॉल में, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम के वॉल में इम्प्लांट होता है। मैंने बताया था ब्लास्टोसिस्ट में आपको एक ऊपर सेल का लेयर दिखेगा जिसको अपन ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, और अंदर जो है एक इनर सेल मास दिखेगा। तो इनर सेल मास जो होता है वो क्या होता है, वो होता है वहाँ पे मौजूद स्टेम सेल्स, ठीक है। इनर सेल मास जो होता है वो होता है वहाँ पे स्टेम सेल्स, ठीक है। तो डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रायो, प्लूरीपोटेंट होता है। उसके अलावा दे आर डिराइव्ड फ्रॉम मैमेलियन ब्लास्टोसिस्ट, मैमेलियन ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट से डिराइव करते हैं, मॉर्यूला के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ठीक है। और ब्लास्टोसिस्ट में भी क्या, जो इनर सेल मास प्रेजेंट होता है, इनर सेल मास जो प्रेजेंट होता है वो वहाँ से जो स्टेम सेल अराइज होते हैं, वहाँ से जो स्टेम सेल निकलते हैं उसको अपन एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल कहते हैं।
सो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम मैमेलियन ब्लास्टोसिस्ट एंड दोज मैमेलियन ब्लास्टोसिस्ट के अंदर भी जो इनर सेल मास होता है, एक सेल का गुच्छा होता है, वही होता है स्टेम सेल का गुच्छा, वहाँ से ही इसको डिराइव किया जाता है। प्लूरीपोटेंट है तो बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ सेल जो हैं उसमें जो है ये डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें इसको कैन बी कल्चर्ड इन विट्रो, लेबोरेटरी कंडीशन में भी इसको कल्चर किया जा सकता है, ठीक है। लेबोरेटरी कंडीशन में भी मतलब इसको एम्ब्रायो से निकाल दिया गया, एम्ब्रायो जो है, एम्ब्रायो के अंदर ये सेल मौजूद था, इसको वहाँ से आइसोलेट किया गया और लेबोरेटरी कंडीशन में जो भी एनवायरनमेंट चाहिए उस एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करवाया गया और इसका डेवलपमेंट कराया गया, ठीक है। तो एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल है वो जो है एम्ब्रायो ब्लास्टोसिस्ट से डिराइव होगा। ब्लास्टोसिस्ट के बाद में बात करें तो स्टेम सेल वहाँ से निकाला जाएगा और स्टेम सेल निकालने के बाद उसको वैसा इन्वायरमेंट दिया जाएगा आर्टिफिशियली ताकि वो ग्रो कर सके और ग्रो करने के बाद वो जिस भी सेल में कन्वर्ट होगा वैसा फंक्शन वो परफॉर्म कर सकता है। सेल की स्टडी करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल को अगर हम आइसोलेट करते हैं तो, ठीक है। एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल ख़त्म हुआ। नेक्स्ट अपन आते हैं एडल्ट, मैच्योर या फिर नॉन एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल के ऊपर। एडल्ट स्टेम सेल बोलते हैं या फिर मैच्योर स्टेम सेल बोलते हैं या फिर नॉन एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल बोलते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं एडल्ट स्टेम सेल। एडल्ट स्टेम सेल की बात करें तो सबसे पहली चीज़ ये याद रखो कि ये मल्टीपोटेंट होते हैं। वो क्या थे? प्लूरीपोटेंट थे। ये क्या है? मल्टीपोटेंट है। दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो टिश्यू मौजूद होगा उस टिश्यू में बनने वाले जितने भी सेल हैं, उस टिश्यू में मौजूद जितने भी सेल हैं, उनमें से किसी भी सेल का निर्माण जो है इस एडल्ट स्टेम सेल से हो सकता है, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से याद रख लो कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो टिश्यू मौजूद है उस टिश्यू में जो भी टिश्यू बहुत सारे सेल से मिलकर बनता है ना, उस टिश्यू में जितने प्रकार के सेल हो सकते हैं उनको मिला के बनता है क्या? मतलब उन्हीं सेल में से एक, क्या कहते हैं, उन्हीं सेल में से एक सेल जो है वो एडल्ट स्टेम सेल होगा। वो एडल्ट स्टेम सेल जो है उस पर्टिकुलर एरिया में जो सेल्स पाए जाएंगे बस उन्हीं में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। मल्टीपोटेंट होता है। अच्छा, नाम एडल्ट स्टेम सेल है, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ बड़ों में पाया जाता है, ये इन्फेंट में, बच्चों में, इनमें भी पाया जाता है, बट बर्थ के बाद वाली बात हो रही है, एम्ब्रायो के बाद, ठीक है। तो इन्फेंट्स में भी, बच्चों में, इनमें भी पाया जाता है, एडल्ट में तो पाया ही जाता है। उसके बाद अगर अपन बात करें, इसी के बाद में बोल रहा था कि दे कैन गिव राइज टू ओनली स्पेशलाइज्ड सेल टाइप, गिव राइज टू ओनली स्पेशलाइज्ड सेल टाइप। कुछ स्पेशलाइज्ड सेल टाइप होते हैं, सिर्फ उन्हीं में ये कन्वर्ट हो सकता है, उसके अलावा ये किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं होगा। एज फॉर एग्जांपल, अगर ब्लड सेल है तो बोन मैरो के अंदर अगर ये एडल्ट स्टेम सेल मौजूद होगा, मौजूद रहता ही है, बोन मैरो के अंदर अगर मौजूद रहेगा तो उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी ब्लड सेल होंगे वो ये बना सकता है, पर उसके अलावा ये और कुछ नहीं बना सकता, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि उस पर्टिकुलर एरिया में बोन मैरो में अगर ये प्रेजेंट रहेगा तब ये जाके ब्लड सेल्स बना सकता है, अदर देन दैट ये और कुछ भी नहीं बना पाएगा। उसको अपन हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल बोलते हैं, जो कि ब्लड सेल बनाता है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, ठीक है। सो गिव राइज टू ओनली स्पेशलाइज्ड सेल टाइप, एक स्पेशलाइज्ड सेल टाइप को ही ये ओरिजिनेट डेवलप कर सकता है। उसके बाद इसकी संख्या जो होती है बहुत कम होती है, ठीक है। दे आर वेरी रेयर, दे आर वेरी रेयर। जहाँ भी पाए जाएंगे अप्रोक्स आप मान के चलो 10,000 से 15,000, 10,000 से 15,000 सेल्स में कोई एक पाया जाएगा। इसमें लिखता हूँ 1 in 10,000 to 15,000 सेल्स, 10 से 15,000 सेल मौजूद होगा, उनमें से कोई एक सेल होगा जो कि एडल्ट स्टेम सेल पाया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन बात करते हैं तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होता है, न्यूरल स्टेम सेल होता है और मैरोस्ट्रोमल स्टेम सेल होता है। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होता है,
न्यूरल स्टेम सेल होता है, उसके अलावा मैरोस्ट्रोमल सेल होता है, ठीक है, मैरोस्ट्रोमल सेल। हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल, हेमाटोपोइटिक नाम आ गया मतलब कि यहाँ पे इसकी बात करें हम तो बोन मैरो में पाया जाएगा और रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स मतलब ब्लड सेल्स जो है उनका डेवलपमेंट कर पाएगा। तो हेमाटोपोइटिक सेल किस टाइप का सेल होता है? जो कि ब्लड सेल्स का डेवलपमेंट कर पाता है, ये ब्लड सेल्स बना पाता है या अपने आप को ब्लड सेल्स में कन्वर्ट कर पाता है। असल मतलब तो स्टेम सेल का ये हुआ, खुद स्टेम सेल के पास कोई फंक्शन नहीं रहता तो खुद को ये ब्लड सेल्स में कन्वर्ट कर पाता है। नेक्स्ट बात करें अगर अपन न्यूरल स्टेम सेल्स की, तो न्यूरल की बात करें तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम में मौजूद रहेगा और ये न्यूरॉन्स एस्ट्रोसाइट को बना सकता है। इसकी बात करें तो ये न्यूरॉन्स बना पाएगा, एस्ट्रोसाइट्स बना पाएगा, ठीक है, न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन हो पाएगा, एस्ट्रोसाइट सेल का जो है फॉर्मेशन हो पाएगा। थर्ड अगर अपन बात करें मैरोस्ट्रोमल सेल, तो मैरोस्ट्रोमल सेल जो है ये भी बोन मैरो के स्ट्रोमा में मौजूद होता है, बोन मैरो में, और ये बोन मैरो को स्ट्रोमा में लिक्विड जो होता है वहाँ पे ये मौजूद होता है। और ये क्या क्या कर पाएगा? ये बोन, कार्टिलेज, मायोब्लास्ट इनका फॉर्मेशन कर पाएगा। बोन, कार्टिलेज, मायोब्लास्ट इनका फॉर्मेशन जो है ये मैरोस्ट्रोमल सेल से हो पाएगा, मैरोस्ट्रोमल स्टेम सेल जो होते हैं उनसे हो पाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रखना। एडल्ट स्टेम सेल जो होते हैं मल्टीपोटेंट होते हैं, ये जो है स्पेशलाइज्ड सेल टाइप होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, 10 से 15,000 सेल में से एक पाए जाते हैं। हेमाटोपोइटिक, न्यूरल और मैरोस्ट्रोमल सेल टाइप के होते हैं। हेमाटोपोइटिक की बात करें तो ये इसमें ब्लड सेल बनेंगे, न्यूरल स्टेम सेल की बात करें तो न्यूरॉन्स, एस्ट्रोसाइट्स बनेंगे, मैरोस्ट्रोमल सेल की बात करें तो बोन, कार्टिलेज, मायोब्लास्ट बनेंगे। ओके, फाइनल अगर अपन बात करें दैट इज इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। थर्ड इज इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स जो होते हैं वो एक्चुअली में कोई नेचुरल स्टेम सेल नहीं होते, ये आर्टिफिशियली बनाए गए स्टेम सेल होते हैं। इनको आर्टिफिशियली बनाया जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियली बनाने का क्या मतलब है कि ये लेबोरेटरी में बनते हैं, सो लेबोरेटरी डिराइव्ड, लेबोरेटरी में बने होते हैं, ज़्यादा पुराने नहीं है, 2006 में इनकी डिस्कवरी हुई है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम नॉर्मली सोमैटिक सेल को रीप्रोग्राम करते हैं। सो रीप्रोग्रामिंग ऑफ सोमैटिक सेल, रीप्रोग्रामिंग ऑफ सोमैटिक सेल्स टू फॉर्म प्लूरिपोटेंट सेल, टू फॉर्म प्लूरिपोटेंट सेल्स। मतलब जो सोमैटिक सेल पहले से ऐसे सेल हैं जो कि फंक्शनल हैं, जिनको फंक्शन मिल चुका है, उनको वापस से उनके जीन में मैनिपुलेशन करके, उनके जीन में जेनेटिक चेंज करके उनको वापस से प्लूरिपोटेंट सेल में कन्वर्ट किया जाता है। इस टाइप के सेल को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। ये बनाया जाता है आर्टिफिशियली, ठीक है। तो ये था आपका स्टेम सेल के बारे में जो भी डिटेल आपको जाननी थी वो सारी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। स्टेम सेल के बारे में इतना सफिशिएंट है, आपने समझ लिया। तो रीप्रोग्रामिंग में मैकेनिकल यूज़ में आती है, उसके अलावा स्टेम सेल जो है रिपेयर मैकेनिज्म में यूज़ आती है। कहीं भी वही बॉडी का ऑर्गन है वो रिपेयर की अगर वहाँ पर ज़रूरत है तो स्टेम सेल से हम उसको रिपेयर करवा सकते हैं, क्योंकि स्टेम सेल में कैपेबिलिटी होती है रीजनरेट करने की, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।